पाली। तो देखिए आज उत्तर प्रदेश की बात बांदा से हो रही है। एक बार जोरदार तालियां भाई बांदा वालों, जोश में बाजनी चाहिए। आप बांदा के लोग तो मुझे बताया बड़े जोशीले हैं, तो जोश होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बात बांदा से हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात बांदा से हम हर जिले में पहुंचते हैं, हर जिले में हम वहां के मुद्दे उठाते हैं कि आखिरकार जब से योगी सरकार आई कितना विकास हुआ, वहां के जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसानों की हालत क्या है, क्या बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है नहीं बदली है। तो उत्तर प्रदेश की बात बांदा से आज हम करने जा रहे हैं। बांदा, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें पूरे की, तो वहां से तस्वीरें आती थी पानी, जी हाँ, पानी की दिक्कत क्या दूर हो पाई, किसानों के सूखे खेत नजर आते थे तस्वीरों में, क्या वो बदल पाया। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिसका परिचय आपने करा ही दिया है। रामकेश निषाद जी हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री है। देखिए जल की कमी थी तो यहां जल मंत्रालय भी दे दिया गया, उसका कितना फायदा हुआ है इस पर हम बात करेंगे। शिवशंकर पटेल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पहले बीजेपी में रहे लेकिन सपा सांसद जनप्रतिनिधि भी हैं। उनके पति हैं कृष्णा पटेल जी, आपको बता दें उनकी पत्नी धर्मपत्नी इस बार 2024 में चुनाव जीतकर यहां पर बाजी मारी, समाजवादी पार्टी की साइकिल चली। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और रामकेश निषाद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। पहला सवाल सर, क्योंकि आप देखिए चुनावी ये हम कह सकते हैं साल है, चुनावी साल, क्योंकि अब पंचायत चुनाव भी है इस साल और फिर विधानसभा की तैयारियां भी लग गई हैं। लेकिन सबसे पहले रामकेश निषाद साहब की उपलब्धियां क्या रही, आपके मंत्रालय की उपलब्धियां क्या रही, तिंदवारी के एक विधायक के तौर पर आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया सर? प्लीज माइक ले लीजिए। धन्यवाद। सिंचाई विभाग को लेकर के और कृषि से जुड़े हुए विषय पर चर्चा किया है। तो निश्चित रूप से जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, सिंचाई की स्थिति यह हर क्षेत्र में आपने और पूरे समाज ने देखा है किस विषम परिस्थितियों में किसान जूझता था। आज जो हमारी 40 साल 50 साल पुरानी परियोजनाएं थी, जो लघुडाल की नहरें थीं और हमारी पुरानी अन्य नहरें थीं, वैसे आधा दर्जन से ज़्यादा सिंचाई की उन परियोजनाओं का जीर्णोद्धार हुआ है। उसमें हजारों किसान और उनके परिवार लाभान्वित हुए। और इस दृष्टि में देखा जाए तो 25 वर्ष और 35 वर्ष से पुराने पड़े हुए ट्यूबवेल जो खराब हो गए थे, जिनका किसी ने पूरे समय तक पुरसा हाल नहीं लिया था, उन खराब ट्यूबवेलों को जीर्णोद्धार की परियोजना में ला करके तिंदवारी विधानसभा के करीबन 37 ट्यूबवेल रिबोर हुए हैं और उनका जो अन्य ट्यूबवेल थे उनका आधुनिकीकरण हुआ है। तिंदवारी में ही हमारी अलोना पंप कैनाल जो 40 साल पुरानी ऐसे पड़ी थी, जिसमें दर्जनों गांव प्रभावित थे, उनको पानी नहीं मिलता था और वो कभी निर्माण के बाद कभी चल नहीं पाई। वो परियोजना आज धरातल पर किसानों को के खेत तक पानी पहुंचा रही है। ऐसे ही हमारे कनवारा पंप कैनाल है जो उसका टेल चटगन तक जाता है, वहाँ तक पानी पहुँचाने का कार्य हुआ है। त्रिवेणी पंप कैनाल है और बैजे मऊ पंप कैनाल जो हमीरपुर जनपद की है, वो हमारी तिंदवारी विधानसभा के हमारा ग्राम के क्षेत्रों को पहुँचाती है। ऐसे ही हमारी जो मदनपुर चिल्ला पंप कैनाल है उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। दौलतपुर पंप कैनाल का जीर्णोद्धार हुआ है। आधा दर्जन से परियोजनाएं ज़्यादा जो पुरानी हमारी 35 साल 40 साल पुरानी थी, उनका जीर्णोद्धार होकर के किसानों को समर्पित हुई हैं। और ऐसे ही अर्जुन सहायक परियोजना जो वर्षों पुरानी, जो 35-40 साल पुरानी परियोजना थी, उसका जीर्णोद्धार करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया है। ऐसे ही हमारे बांदा जनपद में 2 नई पंप कैनाल, एक रामजानकी पंप कैनाल बांदा विधानसभा में और बबेरू में सिंगवानी पंप कैनाल जी, जो किसानों के लिए समर्पित हुए, इससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे।
निश्चित ही जसपुरा अपनी तिंदवारी विधानसभा के जसपुरा ब्लॉक में देश आज़ादी के बाद से कोई नहर नहीं थी जिसका विभाग ने सर्वेक्षण किया और एक सिंगवानी पंप कैनाल जो हमीरपुर जनपद से भौरा डाड़ा से होकर के दर्जनों गांवों के हजारों किसानों को, जो 5,000 से ज़्यादा किसान उससे लाभान्वित होंगे, ऐसे बहुत सी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र को मिली हैं। और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि बांदा में ये चर्चा हो रही है सिंचाई को लेकर के। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बुंदेलखंड के सिंचाई के क्षेत्र को और यहाँ के जो पानी का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना, जो हमारी महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके माध्यम से जो हमारी जो मध्य प्रदेश से नहर आती थी 1903 में निर्माण हुआ था। आज केन बेतवा लिंक के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार 1191 करोड़ की परियोजना समर्पित हुई है और वो उसका रेस्टोरेशन हो करके काम उसमें शुरुआत हो गई है। निश्चित रूप से कब तक ये एक बड़ा सवाल है। आपने इस बात का जिक्र किया, केन बेतवा लिंक योजना बताया जाता है बहुत बड़ी परियोजना है, करोड़ों की योजना है, लेकिन कब तक धरातल पर दिखेगी और कब तक लोगों को फायदा मिल पाएगा? कार्य चल रहा है और लगातार उसमें काम की शुरुआत हो चुकी है और वहां पर उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और जो सिंचाई समय पर होती है उसको बाधित नहीं किया जाता। जो जब पानी नहीं चलाया जाता तब उस पर काम होता है। शेष समय पर उसमें किसानों को जब सिंचाई का समय पानी की जरूरत होती है उसमें पानी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी व्यवस्था उसमें कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत लंबी फेहरिस्त बनाई है। पटेल साहब को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। और पटेल साहब की बात देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले बांदा चित्रकूट लोकसभा, और अमूमन ये होता था कि सभी सांसद चित्रकूट से ही निकलते थे, लेकिन इस बार बांदा से सांसद मिला, ये एक अच्छी बात रही है। लेकिन पटेल साहब, सबसे पहले एक सवाल, सपा अच्छी लग रही है या बीजेपी अच्छी थी? धन्यवाद। देखिए आपका तजुर्बा में आज जो जिस प्रकार से हम समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और इसके पहले जो सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं, चाहे वो मानवर हमारे मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे मानवर अखिलेश जी की रही हो, किसानों के लिए उन्होंने सींच फ्री किया था। नहरों की सींच आज भी नहीं लगती है। और किसानों के लिए जो कुछ उन्होंने किया, जैसे आज मानवर अखिलेश जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। भाई ठीक है, आरक्षण ख़त्म हो या रहे, लेकिन ये उन्होंने कहा कि आरक्षण सबको दिया जाए, किसी को नहीं। उसके लिए हमको जातीय जनगणना की आवश्यकता है और जितनी जिसकी जातियां हों उसको उतनी संख्या में जगह दे दी जाए। आप उस ट्रैक पर लेके चलूंगा मैं आपको। आपने बताया नहीं सपा अच्छी लगी या बीजेपी अच्छी लगी, वो तजुर्बा थोड़ा फर्क बता दीजिए, फिर आगे बढ़ा रहे चर्चा कोई करेंगे। हमें तो सपा इसलिए अच्छी लग रही है कि सबको समानता के रूप में लेके चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सब समाज को लेके चल रहे हैं और सबकी बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। सांसद के जनप्रतिनिधि हैं, पुराने लीडर भी रहे हैं। मंत्री जी ने जो उपलब्धियां बताई अपनी फेहरिस्त जो गिना दी लंबी चौड़ी, आप विश्वास करते हैं कि वाकई में वो धरातल पर है, या मंत्री जी यहाँ सीधे झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि लाखों करोड़ लोग सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है ये शो। नहीं, मैं झूठ बोलने की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं निश्चित कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सिंचाई राज्य मंत्री रहा हूँ और 14 परियोजनाएं पूरे प्रदेश में थीं। 7 परियोजनाएं हम यहाँ लाए थे और उन्हीं में वो सिंघबानी भी है, जिनका सर्वे हम मंत्री होने के बाद भी यमुना के किनारे किनारे कराया था। सिंघबानी परियोजना इस समय निर्माणाधीन है। दूसरी चीज़, जो ये 7 परियोजनाएं बुंदेलखंड को मिली थी उस समय बनकर तैयार हो गई हैं, उनमें हजारों लाखों किसान उसमें उसका लाभ उठा रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में जो तिंदवारी के लिए पूछा आपने, इसलिए उन्होंने बताया तिंदवारी क्षेत्र में जो काम किया उन्होंने। 2 परियोजनाएं जैसे बबेरू में सिंघबानी है, एक ठो और है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ मानवर मंत्री जी से कि जैसे मैं एक दिन निकला वहाँ से तो देखा जो ये लिंक बेतवा परियोजना चल रही है,
कभी कभी माननीय मंत्री जी को धरातल में जाकर के भी देखना चाहिए। मैंने देखा है, और देखने के बाद जो वहाँ की गुणवत्ता है, अब उसकी चर्चा तो विशेष नहीं करूँगा, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि अगर उसकी गुणवत्ता से काम नहीं हुआ मानवर, तो निश्चित रूप से किसान के लिए जो आपने हमने सब ने एक अच्छा सोचा है वो खराब जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज, एक मिनट, एक और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी समगरा पंप योजना है, पंप कैनाल है, उस समय उसको पक्का करके हमने उसको बनवाया था और नहरें भी काफ़ी लंबी तक गई थी। आज कुछ बालू माफिया लोग उस नहर को पाट देते हैं, पाइप डाले। अब परियोजना को 3 पंप चलना चाहिए, तो पहले दिन 3 चलाया, दूसरे दिन 2 चलाया, फिर 1 चलाया, उसके आगे पानी नहीं बढ़ता। किसान गुहार मार रहा है और कहते हैं पानी की आवश्यकता नहीं है जी। तो इन नहरों को, जिसकी रिपोर्ट भी किया है, विभाग ने रिपोर्ट भी किया है, लेकिन चूंकि आप मान्यवर मंत्री हैं इसलिए उसको विशेष चिंता करके वो जो चर्चा के लिए माइनर दिया हुआ है, इसका जवाब तो लेना चाहेंगे, लेकिन साथ में ये भी, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, 1 ही साल का वक्त है, तो आपने जो वादे किए हैं वो पूरे हो चुके हैं? प्रदेश सरकार ने वादों से ज़्यादा जनता के हित में समर्पित होकर के यहाँ के आर्थिक उन्नयन के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, सभी क्षेत्रों में काम किया है। माननीय पूर्व मंत्री जी ने अभी सवाल किया है, निश्चित रूप से 2017 के पहले का जब इतिहास उठा करके इन सिंचाई संसाधनों पर देखेंगे, टेल पर कभी पानी नहीं पहुंचता था, किसान त्राहिमाम रहता था। आज जब सिंचाई संसाधनों पर चर्चा करेंगे तो हर नहर को टेल तक पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा हुआ है जी। आज जब हम चर्चा करेंगे, जो यहाँ बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति रहती थी, केन बेतवा लिंक परियोजना पर ही चर्चा करेंगे तो हमारे बांदा में 2 बैराज प्रस्तावित हैं, एक भूरागढ़ के पास में और एक पैलानी के पास में। उससे हमारा पेयजल का संकट दूर होगा, सिंचाई के क्षेत्र में भी बढ़ेगा। क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने जो चर्चा किया है, निश्चित रूप से इसका परीक्षण करा लिया जाएगा, जहां भी कमी होगी उसको दुरुस्त कराने के निर्देश दिए जाएंगे। मानवर, एक और आपने जो कहा निश्चित रूप से ठीक है, उसको जांच करा करके उसको मजबूत बनाया जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। दूसरी, एक गुढ़ा पंप कैनाल है, हमारी विधायक जी बैठी हैं ओम मणि जी, उनके क्षेत्र में एक गुढ़ा पंप कैनाल है। गुढ़ा पंप कैनाल हमसे पहले बनी थी और पानी चलता है। जब पानी चलता है तो वो वहाँ के 2-2, 4-4 बीघा इधर उधर, क्योंकि वो नहर पानी ऊपर डाल के निकाली गई है, तो वहाँ जब भी जाइए तो सारा किसान गुहार मार रहा है कि ना तो हम धान कर पा रहे हैं ना तो हम। इसलिए जो उसमें कई बार मैंने अधिकारियों से भी बात किया कि उसमें ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे वो, या तो उसको पक्का करा दीजिए तो पानी नीचे ना आए, नहीं तो वहाँ का किसान उस नहर से जो उनको एक लाभ मिलना चाहिए था वो एक अभिशाप बन के रह गई है। उसको भी अगर पिचिंग करा देंगे आप तो मुझे लगता है कि वो नहर हमारी ठीक होगी और जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। पटेल जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो काम नहीं हो पा रहा है या फिर जहां दिक्कत आ रही है उसे वो पूरा हो पाए। लेकिन पटेल जी, ये लग रहा है अभी ये बीजेपी सरकार में तस्वीर बदली है। आपको लग रहा है किसानों की, यहाँ की जनता की, रोजगार की, जो बेसिक मुद्दे हैं उसको फोकस कर रही है सरकार? आपको लग रहा है तस्वीर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी भी करती है, लग रहा है कि बांदा बदल रहा है? और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो दम भर रहे हैं कि हम तीसरी बार फिर लौट कर आ रहे हैं और सपा है वो फिर से वनवास जाएगी। ये तो समय बताएगा, और अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो आएंगे। हम जो हमारे समय काम हुए, चाहे वो 100 नंबर रही हो, चाहे वो महिलाओं के लिए जो हमारी 108 नंबर चलती है वो रही हो, उस उन्होंने जाति धर्म पार्टी के लिए नहीं, उस सब के लिए उन्होंने काम किया था। और आज भी उन गरीबों के लिए वो व्यवस्थाएं हैं। लैपटॉप बच्चों को उस समय दिया गया था, उसको भी तमाम लोगों ने अनशन बोला था, लेकिन वो आज बच्चों के लिए उसकी नकल सब लोग कर रहे हैं। मैं एक परियोजना नहीं है,
उस समय की जो परियोजनाएं थीं और जो हमने लागू किया था, उससे जो हमारी मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार ने, मान्यवर समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी किया था उस समय जनता के हित में किया था और आज भी जनता के बीच में वो लागू है। तो 27 में आप लौट पाएंगे? आप 27 में लौट पाएंगे? 27 में निश्चित रूप से 100% बता रहे हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है और माननीय अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री भी होंगे। रामकेश, निशाद जी, आपने सुन लिया, पटेल साहब कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है और सबसे बड़ी बात है कि इनका पीडीएफ फॉर्मूला हिट रहा 2024 में, आपने देखा, और उसी पीडीएफ फॉर्मूले के बदौलत इनकी पत्नी भी सांसद बन गई। आपका माना जाता है कि निषाद वोटरों पर बड़ा दबदबा है, निषाद वोटरों के आप ठीक ठाक आपकी पकड़ है, निषाद वोटर भी चला गया इधर, तो कैसे करेंगे 2027? आपके लिए नहीं लग रहा कि एक चैलेंजिंग होगी ये लड़ाई? समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला एक भ्रम की स्थिति पैदा करके उन्होंने उसका लाभ लिया है। निश्चित रूप से जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास और सभी क्षेत्रों में काम करके लोगों को लाभप्रद चीज़ें धरातल पर दिया है। और ये समाजवादी पार्टी का महज सपना होगा कि हम 2027 में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार में आएंगे। लेकिन निषाद अगर बात करें तो क्या उसका रोल रहने वाला है? क्योंकि संजय निषाद कई बार उनके ऐसे ऐसे बयान आते हैं, वो इसमें समझ में नहीं आते, सीट फॉर्मूले को लेकर वो काफी कुछ ऐसी भ्रम की स्थिति में पैदा कर देते हैं कि पता नहीं निषाद किस ओर जाएगा। क्या लग रहा है ये स्थिति बिल्कुल क्लियर रहने वाली है? जहाँ तक समाज की और संजय निषाद जी की, जो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, उनसे हमारे पार्टी का अलायंस है, अलायंस के समझौते के हिसाब से वो बात कर रखते हैं और उन्होंने कभी भी ऐसी मुद्दे और बातों पर छेड़छाड़ और चर्चा नहीं किया है जिस पर आप बात रख रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का और देश का समाज शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व को देख रहा है और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है पटेल साहब, क्योंकि आप मंत्री भी रहे और एसआईआर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है, हालांकि अखिलेश यादव बार बार, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्या है एसआईआर पर? क्योंकि देखिए अभी एसआईआर का चुनाव आयोग ने एक सूची जारी की जिसमें 2,89,00,000 लोग जो मतदाता है उनके वोट कटे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे करीब बताया जा रहा है कि 42 लाख तो मृत पाए गए, लेकिन बावजूद उसके आप चीनी नुक्ता कर रहे हैं। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है भैया आप पर एक महीने का वक्त है, आप जाइए अपने नाम जुड़वा लीजिए। समाजवादी पार्टी को डर क्या है? देखिए, डर, समाजवादी पार्टी डर नहीं रही किसी से, क्योंकि हम पीडीए परिवार को लेकर चल रहे हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने पीडीए परिवार को, और देखिए उनके वोट की रक्षा करने के लिए हमारे जितने भी बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक के सारा नेतृत्व है, वो जा करके बूथ लेवल तक वोट बढ़वाने का काम किया है, जो गलत थे उनको कटवाने का भी काम किया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे वोटर हैं भाई, जैसे आज हमारा ज़िला बहुत गरीब ज़िला है और वो अगर पंजाब में कमाने गया है, सूरत में कमाने गया है, गुजरात में कमाने गया है, उनके घर में कोई नहीं, ताले बंद करके लोग चले जाते हैं और वो वोट कट गया है, जबकि जानकारी में है, सबकी जानकारी में है कि यहाँ ये परिवार रहता है। इसकी और गहनतम जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर वो चला गया है काम करने तो उसका वोट काट दिया गया है। ये, और वो बेचारे पेट पालने के लिए बाहर पड़े हैं, वो आते हैं और 4 महीने 2 महीने वहाँ कमाते हैं, फिर आते हैं। मान लीजिए लड़का कमा रहा है, यहाँ माँ और पिता भर हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें जो भी नियम कानून बनाए हैं इन्होंने, भाई मैं कहता हूँ जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड सब जगह लगता है, बैंक में लगे, हर जगह लगता है, इसमें आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी गई? उसको भी जरा आधार कार्ड को भी उसमें शामिल करना चाहिए था कि आधार कार्ड भाई सरकार का है और उसकी बड़ी प्राथमिकता है, उस आधार कार्ड हो जाए तो उसी में करना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड भी चलिए मान लीजिए नहीं ले रहे हैं,
लेकिन जो बाहर लोग हैं उनके नाम निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग कुछ दिन के लिए कमाने के लिए गए हैं, क्योंकि हमारा पिछड़ा जिला है। ठीक है मंत्री जी, आपको लग रहा है एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर जोर शोर से भुना रही है। हालांकि बिहार में देखिए फॉर्मूला नहीं चल पाया, एसआईआर के मुद्दे पर इन्होंने काफी हो हल्ला किया, और लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि जो विपक्ष मुद्दा उठा रही है वो ठीक है, या आपको लग रहा है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है? और इस पे तो अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया था कि फिर से जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, डेट बढ़ाई जा रही है, वो इसीलिए बढ़ाई जा रही है कि वोट कट रहे हैं तो अब उनको डर लग रहा है। ये एक रणनीति के बना करके गुमराह करने की स्थिति में लोगों के बीच में फर्जी भ्रम फैला रहे हैं। एसआईआर सतत प्रक्रिया है जो भारत निर्वाचन आयोग ने तय कर रखा है। 1951 से लेकर के अब तक लगातार हर 23 वर्ष में प्रक्रिया होती चली आ रही है। इन्होंने बिहार में भी इसको मुद्दा बनाया था। जो फर्जी मतदाता हमारी ऐसे मतदाता सूची में दर्ज है, अंकित है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनको हटाने, या जो जिनकी डेथ हो गई है या कहीं पर अन्य जगह प्रवासी हो गए हैं, ऐसे मतदाताओं का पुनरीक्षण प्रक्रिया जो 23 वर्ष में होती है, और ये 2024 की तरह ही पीडीए को जो भ्रम की स्थिति ला करके इन्होंने किया था वो आज सामने खुल करके आ गया है। एसआईआर में भी जो सतत प्रक्रिया है इसमें लगातार काम चल रहा है, और ये लोग भी गुपचुप तरीके से काम को कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे देश के अंदर जो ऐसे लोग छिप करके मतदाता बन गए हैं उनका पुनरीक्षण हो रहा है। जो कहीं पर भी डबलिंग है उनका पुनरीक्षण हो रहा है, और ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण नाम दिया गया है उसका शुद्धिकरण हो रहा है। और इसको समाजवादी पार्टी प्रोपोगंडा करके भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। जो 1951 से लगातार 67, 71 और अन्य समय में जो हुआ है, देखेंगे कि इस मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान में कितना मतदाता फर्जी जो बांग्लादेशी निकला है। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थितियां जो वहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, और यही उत्तर प्रदेश में भी हल्ला कर रहे हैं। इन्होंने बिहार में भी बड़ी जोर शोर से इसका प्रोपोगंडा किया था, विरोध किया था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी सतत प्रक्रिया को पूर्णतः जो स्वच्छ स्थिति के अनुसार पूर्ण किया था, और उसमें परिणाम भी सामने आया है। जनता इनके प्रोपोगंडा से विचलित होने वाली नहीं है। क्योंकि हम देखिए अब चर्चा की आखिरी पड़ाव पर सर, मैं आपके मुद्दे पर लौटता हूं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। तिंदवारी के आप विधायक रहे, और सबसे बड़ा सवाल है, मैं अभी वहां से पूछा कि वहां के मुद्दे क्या है, लोगों से जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पलायन वहां की आपकी विधानसभा से ज्यादा होता है। सर उस पर आप फोकस कर रहे हैं, और वाकई में मुद्दा है या नहीं? जो पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाएं रही हैं, बुंदेलखंड हमारा, उस क्षेत्र में भी सूखा रहा है। यहाँ पर पलायन उस समय 2017 के पहले बहुत स्थितियों के हिसाब से होता था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में पलायन रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल में किया है। ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, और उसके साथ में ही जो झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक नगर बसाने का काम किया है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में ही दिल्ली के पास एनसीआर में नोएडा शहर है, ऐसे ही हमारे झांसी में भी महानगर
बन करके तैयार हो रहा है, उसकी योजना धरातल पर शुरुआत हो गई है। हम चर्चा करेंगे बांदा की, तो बांदा में भी जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ औद्योगिक गलियारा के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई है। वहाँ पर हमारे जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, वहाँ पर ज़मीनें लीज पर लेकर के अपनी इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ बांदा में भी बड़े रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए सर, उम्मीद करते हैं जो आप बात कह रहे हैं एक मंत्री के तौर पर वो धरातल पर दिखे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो जनता भी आपके साथ देगी। मैं संक्षिप्त में छोटा छोटा, समाजवादी पार्टी लौट पाएगी इस बार 2027 में, हाँ या ना? नहीं, देखिए, हाँ या ना में हम केवल उत्तर कैसे दे देंगे? हाँ हम भी तो कुछ कहें। हाँ, नहीं जल्दी से, थोड़ा भाई, भरोसा है। नहीं भाई, एक चीज़ ये है हाँ, कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आ ही रही है, अच्छा, और वो इसलिए आ रही है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जैसे प्रोपोगंडा या कुछ। हाँ ये माननीय मंत्री जी को लगता होगा कि ये प्रोपोगंडा है, लेकिन अगर पीडीए की बात करते हैं तो ये प्रोपोगंडा है। हम जातीय जनगणना की बात तो आप करते पर हैं आरोप तो लगाती है ना, प्रोपोगंडा सिर्फ है। ये नजर आता है आपको, तो मुस्लिम नजर आते हैं आपको, तो पिछड़ा दलित तो नजर आता ही नहीं नहीं, हमें कैसे नहीं आता है आपको। तो आप तो कहते हैं कि भाई एक विशेष वर्ग की पार्टी है समाजवादी पार्टी, बहुत सारे लोग कहते हैं तो समाजवादी पार्टी है। कौन कहता है? बीजेपी आरोप लगाती है आप पर। पीडीए का कार्य हो जा रहा है, उसी पीडीए के कारण अभी हमने 37 सीटें जीत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में केंद्र में पहुंचे हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी पीडीए को ले रहे हैं जिसमें सारे लोग आते हैं, ठीक है, सारा समाज आता है। तो पीडीए का फ्लॉप हो अगर गया इस बार। सुनिए, 1 मिनट, हाँ। अगर हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो क्या ये जनता की समझ में नहीं आएगा कि प्रोपोगंडा है? भाई, हमको जितनी संख्या में हम लोग हैं उतना हमको अधिकार चाहिए। अगर इसकी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? और सरकार तो उसी के अब मुद्दे पर तैयार हम तो है ना, सरकार हमारी जातीय आएगी। जनगणना तो हो ही रही है ना, हैं? तैयार तो है ना, सरकार ने तो नोटिफिकेशन दे ही दिया ना, पीछे थोड़े हट रही है सरकार। नहीं, देखिए, नोटिफिकेशन अभी जैसे मैं बबेरू की बात करूं, बबेरू में चौराहे में सुंदरीकरण के नाम पर पूरा आज व्यापारी आंदोलित था, मैंने देखा। और भाई, जो माननीय मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, उस सरकार के समय में 2012 के पहले जो भी नजूल की जमीन हो या नजूल नहीं, वो जो बंजर जमीनें हो, उनमें अगर किसी ने मकान दुकान बना लिया है, व्यापारियों के हित की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि वो जमीन उसके हो जाएगी। चकबंदी के कागजों में भी आज हमने दिखाया वहाँ के एसडीएम महोदय को कि देख लो, ये जैसी वो जमीन है हमारी रजिस्ट्री वाली, वैसी ये जमीन है, इनको बराबर का अधिकार दे दिया गया है। मैं आपसे एक बस सवाल, इनका पीडीए हिट हो रहा है या फेल होने जा रहा है इस बार? निश्चित रूप से इनका पीडीए हर तरह से फेल है, और इस पीडीए पर जब चर्चा करेंगे तो ये समाजवादी पार्टी का केवल महज भ्रम है। उस पीडीए समाज से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत से ऐसे लोग हैं, और जब ये पीडीए का नाम लेकर के और भ्रम फैला करके लोगों के बीच में जाएंगे, जो आदरणीय चलिए सर, अगर आपने काम किया है तो जनता आपके साथ देगी, आपको शुभकामनाएं, और अगर उन्होंने मुद्दे उठाए तो जनता उनके साथ देगी। और तो मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो बांदा से हम बात कर रहे थे, देखिए जल शक्ति राज्य मंत्री है राकेश निषाद जी, शिवशंकर पटेल पूर्व मंत्री, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही, अपने अपने वायदे बताए, उन्होंने कितना काम किया ग्राउंड पर, ये बातें कही। लेकिन ये फैसला जनता तय करती है कि आखिरकार किसने बेहतर काम किया है। तो 2027 की तारीख भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, उस पर जनता अपनी क्या मोहर लगाती है। शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी सीट ग्रहण करें, और देखिए बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। 2027 में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं ये भी बहुत कुछ क्लियर हुआ है।